हाय दोस्तों, बायोलॉजी विद रमेश सर में आपका स्वागत है। अभी तक हमने पिछले वीडियोज़ में पुष्प की संरचना का अध्ययन किया था। आज हम देखेंगे कि पुष्प में नर भाग कौन सा होता है और मादा भाग कौन सा होता है। ये बात हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि नर भाग कौन सा होता है, मादा भाग कौन सा होता है। आज हम उसकी विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहले हमने आपको बताया था पुष्प का जो नर भाग होता है उसे हम पुमंग कहते हैं। लेकिन पुमंग हम कब कहते हैं? जब बहुत सारे होते हैं तो उन्हें हम पुमंग कहते हैं। अगर उसे हम सिंगल देखें, केवल एक को देखें, तो उसे हम कहते हैं पुंकेसर। पुंकेसर के दो भाग होते हैं, एक परागकोश और दूसरा पुतंतु। परागकोश और पुतंतु। परागकोश में क्या होता है? पराग कणों का निर्माण होता है जो मेल गैमीट होते हैं या नर युग्मक होते हैं। तो कैसे इनका निर्माण होता है ये चीज हम देखते हैं। अगर इसको हम बीच से काटें तो हम देखते हैं कि एक परागकोश में दो पालियां होती हैं। एक परागकोश में दो पालियां होती हैं और दोनों पालियों में दो दो चैम्बर होते हैं। एक परागकोश में दो पालियां होती हैं और दोनों पालियों में दो दो चैम्बर होते हैं। इसे जब बीच से काटा इसको हमने तो इस तरीके से इसमें चार चैम्बर नजर आए। एक पाली में दो चैम्बर, तो चार चैम्बर नजर आए और चारों चैम्बर में एक एक लघु बीजाणु धानी पाई जाती है। चारों चैम्बर में एक एक लघु बीजाणु धानी पाई जाती है और इन्हीं लघु बीजाणु धानियों के अंदर क्या होता है? लघु बीजाणुओं का निर्माण। लघु बीजाणु का निर्माण कहाँ होता है? लघु बीजाणु धानी के अंदर। कैसे होता है ये चीज हम देखते हैं। एक लघु बीजाणु धानी में कोशिका पाई जाती है जिसका नाम होता है अधोस्तरीय कोशिका। लघु बीजाणु धानी। अब हम इसका अध्ययन कर रहे हैं। यहाँ से इसको मैंने निकाल लिया, इसको जूम करके बड़ा करके देखते हैं, ठीक है ना। एक लघु बीजाणु धानी में अधोस्तरीय कोशिका पाई जाती है जो विकसित होकर बड़ी होकर क्या बनाती है? प्रपशु कोशिका बनाती है। जो बड़ी होकर या विकसित होकर प्रपशु कोशिका बनाती है और यह प्रपशु कोशिका क्या करती है? विभाजन करती है, डिवाइड होती है और डिवाइड होकर दो कोशिकाएं बनाती है। एक कोशिका बनाती है प्राथमिक भित्ति कोशिका, प्राथमिक भित्ति कोशिका, और दूसरी बनाती है प्राथमिक पुंबीजाणु जनक कोशिका। कैसे बनाती है वो हम आपको दिखा रहे हैं। क्या होता है? इस तरीके से मान लीजिएगा एक कोशिका है, ठीक है ना। ये अधोस्तरीय कोशिका होती है। अधोस्तरीय कोशिका क्या करती है? पहले अपने आप को विकसित करती है। विकसित करने के बाद यह बनाती है प्रपशु कोशिका और प्रपशु कोशिका विभाजन करके दो कोशिकाओं का निर्माण करती है जिसका एक का नाम होता है प्राथमिक भित्ति कोशिका और दूसरा होती है प्राथमिक पुंबीजाणु जनक कोशिका। अब प्राथमिक भित्ति कोशिका क्या करती है? प्राथमिक भित्ति कोशिका जो होती है ना, ये वाली, ये तीन लेयर बनाती है, तीन स्तर बनाती है, बाह्य स्तर, मध्य स्तर और टेपिकल। ये वाला जो स्तर होता है इसे बोलते हैं बाह्य स्तर, ठीक है ना। ये वाला जो स्तर होता है यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसे बोलते हैं
मध्य स्तर, और ये वाला जो हिस्सा होता है, ये वाला, इसे बोलते हैं टेपिटम। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया। क्या होता है? इसी के अंदर लघु बीजाणु जनन होता है। लघु बीजाणु जनन होता है। यहाँ पर लघु बीजाणु जनन होता है। अभी बताएंगे कैसे होता है। पहले ये चीज जान लीजिएगा, बाह्य स्तर जो होता है, बाह्य स्तर ये क्या करता है? इसे प्रोटेक्ट करता है। मध्य स्तर और टेपिटम क्या होता है? इन्हें इसके अंदर जो लघु बीजाणु जनन परिपक्व हो रहे हैं या विकसित हो रहे हैं, उन्हें भोजन प्रदान करता है। तो एक क्वेश्चन यहाँ पर बहुत बार पूछा गया है कि लघु बीजाणु जनन या लघु बीजाणु को पोषण कौन प्रदान करता है? तो यहाँ पर ये टेपिटम नाम का जो स्तर होता है, वही क्या करता है? लघु बीजाणुओं को पोषण प्रदान करता है। टेपिटम नाम का जो स्तर होता है, वो लघु बीजाणुओं को पोषण प्रदान करता है। ये मध्य स्तर भी पोषण प्रदान करने का कार्य करता है, लेकिन ज़्यादा कौन करता है? टेपिटम। और जो ये बाह्य स्तर होता है, ये क्या कार्य करता है? इसे प्रोटेक्ट करता है, प्रोटेक्शन देता है। ठीक है ना? तो ये कौन कर रहा है? इसके अंदर लघु बीजाणु कहानी के अंदर एक कोशिका पाई जाती है, जिसे बोलते हैं अधोस्तरीय कोशिका। अधोस्तरीय कोशिका विकसित होकर प्रपशु कोशिका का निर्माण करती है। प्रपशु कोशिका में विभाजन होता है तो दो प्रकार की कोशिकाएं बनती हैं। एक होती है प्राथमिक भित्ति कोशिका, दूसरी होती है प्राथमिक पुंज बीजाणु जनन कोशिका। प्राथमिक भित्ति कोशिका क्या करती है? ये 3 स्तरों में बंट जाती है। पहला स्तर बाह्य स्तर कहलाता है, दूसरा मध्य स्तर कहलाता है, तीसरा टेपिटम कहलाता है। तीनों के हमने आपको कार्य बता दिए। बाह्य स्तर क्या करता है? इसे प्रोटेक्ट करता है। मध्य स्तर और टेपिटम क्या करता है? इसके अंदर लघु बीजाणुओं का भोजन प्रदान करता है। ठीक है। अब इसी के साथ साथ बात आती है प्राथमिक पुंज बीजाणु की। प्राथमिक पुंज बीजाणु क्या करते हैं? ये कोशिका जो होती है प्राथमिक पुंज बीजाणु जनन कोशिका, वो यहाँ पर पाई जाती है, इस जगह पर। अब इसमें सबसे पहले क्या होता है? इसमें समसूत्री विभाजन होता है। समसूत्री विभाजन होता है इस तरीके से। उसके बाद फिर इसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है। अर्धसूत्री, पहले समसूत्री विभाजन होता है, उसके बाद अर्धसूत्री विभाजन होता है। समसूत्री विभाजन होते समय ये क्या बनाता है? लघु बीजाणु मात्र कोशिका, लघु बीजाणु मात्र कोशिका का निर्माण करता है। लघु बीजाणु मात्र कोशिका का निर्माण करता है। उसके साथ साथ फिर इसमें लघु बीजाणु मात्र कोशिका में क्या होता है? अर्धसूत्री विभाजन होता है, जिस कारण कई लघु बीजाणु बनते हैं। इस तरीके से इसके अंदर हजारों लाखों की संख्या में लघु बीजाणु बनते हैं, जो क्या करते हैं? टेपिटम से अपना भोजन प्राप्त करके जीवित रहते हैं। टेपिटम से अपना भोजन प्राप्त करते हैं और जीवित रहते हैं। इस प्रोसेस को बोलते हैं लघु बीजाणु जनन। इस पूरी प्रोसेस को क्या बोलेंगे? लघु बीजाणु जनन। ये कहाँ पर हो रही है? परागकोश के अंदर। परागकोश के अंदर, जो क्या है? पौधे का नर जननांग है। पौधे का नर भाग है, उसके अंदर क्या पाया जाता है? लघु बीजाणु ध्वनि पाई जाती है। लघु बीजाणु ध्वनि के अंदर ही लघु बीजाणु जनन होता है, जिसके स्वरूप क्या बनते हैं? परागकणों का निर्माण होता है, जिन्हें लघु बीजाणु भी कहते हैं। परागकण ये फिर क्या होता है? ये परागकोश क्या होता है? परागकोश का स्फुटन हो जाता है, ये फट जाते हैं, और फटने के बाद ये कहाँ पर पहुँच जाते हैं? परागकोश के ऊपर आते हैं, और परागकोश के ऊपर आने के बाद ये हवा द्वारा या कीटों द्वारा कहाँ पर पहुँचते हैं? वर्तिकाग्र पर जाके पहुँच जाते हैं, जो पौधे का मादा भाग होता है। और वर्तिकाग्र से ये
पराग नलिका द्वारा अंडाशय में प्रवेश करते हैं, जहाँ पर इनका संलयन होता है और युग्मनज का निर्माण होता है। ये पूरी प्रक्रिया लघु बीजाणु जनन कहलाती है। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसके बाद फिर लघु बीजाणु जनन, परागकणों का निर्माण हो गया। अब परागकण होते कैसे हैं, परागकण की संरचना कैसी होती है, आइए इस चीज को हम देखते हैं। परागकण कैसे होते हैं, इतना मिटा दें, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। परागकण की संरचना, वैसे तो परागकण विभिन्न आकृति के होते हैं, लेकिन संरचना के अकॉर्डिंग एक जैसे ही होते हैं। इसमें दो परतें होती हैं परागकण में, कैसे देखते हैं। इसमें इस वाली परत को बोलते हैं बाह्य चोल, बाह्य चोल, जिसे इंग्लिश में एग्जाम कहते हैं, और इसे अंतःचोल, अंतःचोल जिसे इंग्लिश में इंटाइन कहते हैं। बाह्य चोल के ऊपर छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं। बाह्य चोल होता है, बाह्य परत होती है, इसके ऊपर छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं। इन छिद्रों को हम कहते हैं जनन छिद्र, जनन छिद्र, और ये इसका होता है कैंसर। इस तरीके की संरचना होती है परागकण की। दो परतें होती हैं, एक केंद्रक होता है। अब ये परागकण क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने में इसको बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो इसका जो बाह्य चोल होता है, बाह्य चोल वो ऐसे पदार्थ का बना होता है जो पदार्थ नष्ट नहीं होता है, लाखों सालों तक जीवित रह सकता है, जिसका नाम है स्पोरोपोलेनिन, स्पोरोपोलेनिन का बना होता है। इसका जो बाह्य चोल है वो स्पोरोपोलेनिन का बना होता है, जिसके कारण परागकण लाखों हजारों वर्षों तक जीवित रह सकते हैं। और इसका जो अंतःचोल है वो बना होता है टेक्टोसेलुलोज का, सेलुलोज का बना होता है। इस तरीके से ये परागकण की संरचना होती है, जिसमें क्या होता है, दो परतें होती हैं। एक परत बाह्य चोल होती है जो स्पोरोपोलेनिन पर की बनी होती है, जिसके कारण परागकण जो है ना लाखों हजारों वर्षों तक जीवित रह सकते हैं। दूसरी परत होती है अंतःचोल जो टेक्टोसेलुलोज की बनी होती है। ये किसके अंदर होता है, केंद्रक। अब क्या होता है कि जब ये परागकण विकसित होता है तो इस केंद्रक में विभाजन होता है और ये केंद्रक 1 से 2 में बदल जाता है। विभाजन होकर 2 केंद्रक का निर्माण हो जाता है। एक केंद्रक इसमें बड़ा होता है, एक केंद्रक छोटा होता है। 2 केंद्रक का निर्माण हो जाता है, जिसे छोटे केंद्रक को हम बोलते हैं जनन केंद्रक, और बड़े केंद्रक को हम बोलते हैं वर्धी केंद्रक।
2 न्यूक्लियस आ जाते हैं इसके अंदर। एक को बोलते हैं जनन केंद्रक, दूसरे को बोलते हैं वर्धी केंद्रक। अब क्या होता है, ये जो जनन केंद्रक है, जब ये पराग कोश से वर्तिकाग्र पर पहुंचता है और वर्तिकाग्र पर पहुंचने के बाद जब पराग नलिका का निर्माण करता है तो इसमें एक विभाजन और होता है, एक विभाजन और होता है, जिसके कारण इसमें जनन केंद्रक 2 बन जाते हैं, जिन्हें 2 मेल गैमीट कहते हैं। इन्हीं को 2 मेल गैमीट कहते हैं, जो पराग नलिका द्वारा अंडाशय में प्रवेश करते हैं और वहाँ पर जाके जनन करते हैं। ये प्रक्रिया हम आपको आगे आने वाले वीडियो में बताएंगे। आज के लिए इतना ही, क्योंकि हमने आपको यहाँ पर लघु बीजाणु जनन के बारे में सारा बता दिया है। लघु बीजाणु जनन कैसे बनते हैं, कैसे परागकोश में कणों का निर्माण होता है और परागकणों को पोषण कौन प्रदान करता है, और परागकण की संरचना कैसी होती है, ये सारी चीज़ें हमने आपको बता दी। अब इसके बाद हम मादावाद का अध्ययन करेंगे। मादावाद का अध्ययन करने के बाद उसके बाद जब निषेचन की क्रिया आएगी तो उसमें आपको सारी चीज़ें बराबर बता दी जाएगी। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।